माय नेम इज़ प्रियजन एंड टुडे टॉपिक इज फ्रंट एंड बैक एंड सिलेबस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम फ्रंट एंड और बैक एंड के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और मैंने यहाँ पर आपको लिंक्स भी प्रोवाइड करे, तो आप कहाँ कहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड सिलेबस से। तो सबसे पहले फ्रंट एंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं HTML पे, जो कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। मतलब सबसे पहले जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें HTML सीखना पड़ता है। तो देखो HTML बहुत सारी चीज़ें इसमें HTML में। टेबल कैसे बनाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्लासेस, आईडी, तो सारी चीज़ें ये देखो आपको प्रैक्टिस से आएंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना इसमें। तो वो सारी चीज़ें आपको जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो आपको धीरे-धीरे चीज़ें आती जाएँगी। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो बस वही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप इधर क्लिक करके भी देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या है। तो आपको यहाँ पे और यहाँ पर आप ट्राई भी कर सकते हो कि मैंने इतना चेंज किया, तो क्या चेंजेस आ गए। तो आपको यहाँ से काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी इसमें काम करने के लिए। और उसके बाद बात करते हैं CSS के बारे में। तो CSS भी बहुत लेंदी टॉपिक है। जब इंटरव्यू का टाइम आता है ना, तो क्या होता है यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। कई बार पूछ लेते हैं बॉक्स मॉडल क्या है, कई बार पूछते हैं कि ये आपके इनलाइन ब्लॉक्स एलिमेंट्स कौन से होते हैं, इनलाइन ब्लॉक CSS में क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सूडो क्लास क्या होता है, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बहुत सारा एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें, तो बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है। तो ये सारी चीज़ें ना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी वेबसाइट्स बनाओगे और आप अपनी वेबसाइट में क्या-क्या यूज़ करते हो, तो उससे आपको धीरे-धीरे आइडिया लग जाता है। और देखो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, मतलब कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं कि वो मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो मैं आपको जब फ्रंट एंड के इंटरव्यू क्वेश्चंस दूँगी ना, तो तब मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगी, ठीक है? अब आ और देखो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप को इसलिए मेंशन किया है, क्योंकि बूटस्ट्रैप को बताते भी है कोर्स में। और बूटस्ट्रैप इसलिए भी यूज़ होता है क्योंकि इससे जो आपका CSS का काम होता है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है, और इससे जो आपकी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बन जाती है। देखो यहाँ पर देखो ये फुल वेबसाइट है। अब मेरे को चेक करना है कि जो मैंने वेबसाइट बनाई है कि अगर वो आईफ़ोन में होगी तो वो किस तरीके से दिखेगी। तो देखो ये एक आईफ़ोन की स्क्रीन है और इसमें शो हो रहा है। और आप चेक कर सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही है कि नहीं। तो इसलिए हम वो बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो हर डिवाइस में प्रॉपर वर्क करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की स्क्रीन दिए रखी है यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है कि नहीं। तो ये फ़ायदा रहता है बूटस्ट्रैप का। और देखो हम खुद भी CSS लिख सकते हैं ऐसी कि हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बन जाए। और आपको बाद में पता चल जाएगा कि कैसे लिखते हैं CSS में, पर ये होता है कि CSS पार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम। तो हम बूटस्ट्रैप का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो CSS पार्ट है वो हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े। मतलब थोड़ी लेज़ीनेस आ जाती है ना कि यार कितना CSS लिखना है, तो उसके लिए हम कई बार बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। और मोस्टली लोग बूटस्ट्रैप को इसलिए भी प्रेफ़र करते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार इस प्लेटफ़ॉर्म पे फिर मोबाइल के लिए हर एक डिवाइस के लिए अलग-अलग CSS लिखनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हैं। अभी शायद मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समझ में ना आए, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है। बट जब आप CSS और बूटस्ट्रैप HTML में वर्क करोगे तो आपको ऑटोमैटिकली सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली पता चल जाएँगी। तो उसकी चिंता मत करो। फिर जावास्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है, लाइक मैं बताऊँ, जैसे ये बटन है, मैंने इसे क्लिक करा तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्म आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही होती हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और उसका एक प्रॉपर यूज़ भी पता होना चाहिए आपको। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि दिखा देती हूँ क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कॉल बैक फंक्शन, async, प्रोमिसेस, async, await, तो ये सारी चीज़ें, डोम, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पर। तो और जब आप फ्रंट एंड में वर्क करोगे ना, तो आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। देखो इतनी ईज़िली नहीं आएगी, आपको लग कर इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें।
ठीक है, ईज़ी होता है, शुरू-शुरू में लगता है यार कितनी सारी चीज़ें, पर जब धीरे-धीरे आप प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाते हो और आपको लगता है यार इतना भी टफ़ नहीं है, तो बाद में जब प्रैक्टिस से ना कहते हैं ना कि अगर आप प्रैक्टिस कर लो बहुत सारी, तो बाद में चीज़ें ईज़ी लगने लग जाती है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। और मैंने यहाँ पे आपको लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप इन लिंक्स के थ्रू इन वाली साइट पे जाकर इनका कंटेंट देख सकते हो और अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और मैंने यूट्यूबरों के भी नाम बता दिए, मतलब मैंने जहाँ से जावास्क्रिप्ट पढ़ा। देखो, इंस्ट्रक्टर का सेशन सफिशिएंट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो। मैं तो मोस्टली यही करती थी और आपकी चॉइस है, आपको जो करना है वो करिए। उसके बाद जब आप एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट सीख जाते हैं, उसके बाद आपको फ्रेमवर्क सिखाया जाता है। तो देखो, रिएक्ट और एंगुलर फ्रेमवर्क इसलिए भी सिखाया जाता है, वेबसाइट आप जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं। मतलब एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं। पर क्या होता है रिएक्ट और एंगुलर से कि आपका जो बड़ी साइट बनानी है, कोई बहुत बड़ा ऐप बनाना है, तो उसके लिए वो काफ़ी ईज़ी रहता है यहाँ पर रिएक्ट में और एंगुलर में वर्क करना। तो इसलिए लोग रिएक्ट और एंगुलर को जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो और बहुत बड़ी साइट बनानी हो, तो रिएक्ट और एंगुलर को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है यहाँ पर। और जब आप पढ़ोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली बता दी जाएँगी और आप यूट्यूब से भी पढ़ोगे ना, वहाँ पर भी आपको बता दी जाएगा क्यों हम रिएक्ट यूज़ करते हैं, क्यों हम एंगुलर यूज़ करते हैं। देखो, अब रिएक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, मतलब पहले एंगुलर यूज़ ज़्यादा होता था, पर अब मैंने एब्ज़ॉर्ब किया है तो रिएक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पर फिर भी कुछ कंपनीज़ हैं जो अभी भी एंगुलर में वर्क करती हैं। तो और देखो, एक बार अगर आपको कोई भी एक आ गया ना तो दूसरे में स्विच करना कठिन नहीं है। रिएक्ट ईज़ी भी होता है एंगुलर से थोड़ा-सा और एंगुलर में थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर ठीक है, अगर आपको रिएक्ट आ गया ना तो आप एंगुलर में ईज़िली स्विच कर सकते हो, बस थोड़ी-सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और देखो, रिडॉक्स इसी का पार्ट है, मतलब इन्हीं फ्रेमवर्क में से आता है रिडॉक्स। मैंने अलग से मेंशन इसलिए करा है क्योंकि रिडॉक्स बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसे अलग से मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं बैकएंड पर, तो बैकएंड में आपको नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, मोंगोडीबी, माईस्क्ल ये आपके डेटाबेस हैं, मोंगोडीबी, माईस्क्ल। मेबी आप कोई एक भी सीख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चाहे आप मोंगोडीबी में वर्क कर लो, चाहे आप माईस्क्ल में। बस ये होता है कि कंपनीज़ पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ लोग मोंगोडीबी यूज़ करते हैं, कुछ लोग माईस्क्ल यूज़ करते हैं, तो उसका थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है। अगर दोनों आते हैं तो अच्छा रहता है। और देखो, माईस्क्ल इतना टफ तो है नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत ईज़ी है। अगर आपने ये सब कर लिया ना, तो उसके आगे ये तो फिर कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ईज़ी लगेगा आपको। और मोंगोडीबी में भी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, मतलब थोड़ी चीज़ें हैं, पढ़ लेना कैसे डेटाबेस मैनेज करते हैं वो सारी चीज़ें और फिर चीज़ें हो जाएँगी। तो नोड.जेएस कोई छोटी-सी चीज़ नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो, देख सकते हैं आप कितनी सारी चीज़ें हैं। मॉड्यूल्स कैसे शुरू करें, क्या है एमपीएन, इवेंट्स, अपलोड फाइल कैसे करें, ईमेल्स, तो बहुत सारी चीज़ें, ये भी एक आपका बहुत ब्रॉड टॉपिक है। और देखो, नोड.जेएस में माईस्क्ल का कैसे यूज़ है, नोड.जेएस में मोंगोडीबी का क्या यूज़ है, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस माईस्क्ल से और अगर आप मोंगोडीबी यूज़ करते हैं तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस मोंगोडीबी से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, आप चाहो तो यहाँ से स्टडी कर सकते हो। और देखो, अगर आपने कोर्स जॉइन किया तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा ही, पर रिवीजन के तौर पर आप ये डिफरेंट साइट से रिसर्च कर कर पढ़ सकते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अगर आपको कभी लगे कि नहीं आ रहा समझ में तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो और यहाँ पे बताया भी है कि आप नोड.जेएस कैसे डाउनलोड करो। और देखो, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो कि कौन से सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होते हैं और कौन-सी चीज़ें कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, एरर आए तो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक सलाह देना चाहूँगी, जितना आप अपना काम खुद करोगे ना, उतना अच्छा होगा। जैसे कि मेरे साथ क्या होता था ना कि जब मैं कई बार सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करती थी और कुछ एडिटिंग करती थी, तो मोस्टली ना एरर आ जाते थे। कभी-कभार ऐप क्रिएट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करती थी, उस एरर को यूट्यूब पे सर्च करती थी, गूगल पे सर्च करती थी और कहीं न कहीं से आंसर मिल जाता था। कई बार यूट्यूब से नहीं मिलता था तो गूगल सर्च पे मिल जाता था और
कई बार गूगल सर्च पे नहीं मिलता था तो यूट्यूब पे मिल जाता था। तो अपना काम खुद करना सीखो और देखो कोर्स जॉइन कर लेते हैं, इंस्ट्रक्टर का सेशन लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर है वो अच्छे नहीं है, ये नहीं है। देखो प्रॉब्लम होती है, हमारे भी टाइम पे कुछ ऐसा ही था, मतलब जब डीएसए पढ़ा रहे थे वो काफ़ी अच्छे थे, पर जो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट पढ़ाने हैं तो उनका जो जो था वो मतलब वो अच्छे थे, पढ़ाते थे, पर थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती थी। तो मैं ज़्यादातर क्या करती थी, यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेती थी। और आपको एक बार पता चल जाए ना कि कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, तो फिर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेन बात होती है कि सिलेबस क्या है और थोड़ा आइडिया लेना होता है, तो वो इंस्ट्रक्टर सेशन से मिल जाता है, उसके बाद आप कहीं से भी कोई भी चीज़ लर्न कर सकते हो। ठीक है? तो दोस्तों यही था आपका फ्रंट एंड और बैक एंड सिलेबस, और मैं यहाँ पर उसके भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कि कौन-सा सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें, तो वो चीज़ें भी बाद में ऐड करूँगी, अभी की नहीं है मैंने, तो बाद में वो चीज़ें भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी। मुझे पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत सारे लिंक्स दिए हैं, मतलब डीएसए रियल इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस दिए थे, उसमें भी सॉल्यूशन ऐड नहीं करे, पर वो मैं कर दूँगी, मैं भूल गई थी बट कर दूँगी, धीरे-धीरे सारी चीज़ें कर दूँगी। ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो तो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पर और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखो आपको इंटरव्यू, एप्टीट्यूड टेस्ट, फ्रंट एंड के इंटरव्यू क्वेश्चन सारी चीज़ें मिलेंगी, बट अपकमिंग वीडियोज़ में मिलेंगी। धीरे धीरे करके सब वीडियो में धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें दूंगी, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। एंड फिलहाल के लिए बाय बाय, और आप सबका दिन अच्छा रहे।